हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिकल केमिस्ट्री। और आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए डी ब्लॉक के कितने सवाल हमारे 2022 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हैं उसको देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और क्या क्या कंसेप्ट उसके अंदर लग रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि एक एमसीक्यू में आया था। मैंने इससे जितने भी ऑप्शन है वो हटा दिए हैं ताकि हम कंसेप्ट को समझ लें एक बार। बिना अगर ऑप्शन के आप क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है हमारे लिए। सो क्वेश्चन ये कहता है कि अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिटी दैट aqueous solution of जिंक सोल्ट। अगर हम यहाँ जिंक सोल्ट की बात करेंगे तो जिंक सोल्ट में आता है ZnCl2 आता है। यहाँ पर अगर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे x मेथड से तो x प्लस में 2 इंटू में -1 क्योंकि क्लोरीन क्लोराइड आयन की फॉर्म में होता है इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू +2 की फॉर्म में रहेगा हमारे पास। तो यहाँ से जिंक +2 की फॉर्म में रहेगा आर कंप्लीटली वाइट। अच्छा, अब अपने को समझना ये है कि अगर आप किसी भी सोल्ट को अगर वाइट बता रहे हैं, इसका मतलब आप सिंपली ये कह रहे हैं कि वो कलरलेस है। और कोई भी सोल्ट जो है वो कलर्ड है या कलरलेस है। इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 है या नॉन 0 है। अगर किसी भी सोल्ट के जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके पास अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 हो 2 हो 3 हो कितने भी हो लेकिन है, तो वो हमेशा कलर्ड रहेगा। और इन्हीं को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोलते हैं। वहीं पे दूसरी ओर अगर किसी भी सोल्ट के सेंट्रल मेटल आयन के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 0 हो जाते हैं तो उस केस में जो सोल्ट बनता है वो डायामैग्नेटिक सोल्ट बनता है, और वो कलरलेस होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब अब हमें बस ये देखना है कि जिंक +2 के पास कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि यहाँ पे इसने ऑलरेडी पहले ही कलरलेस बता दिया है तो जिंक के पास कोई भी यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होने चाहिए। देखिए जिंक की बात करते हैं तो जिंक होता है आर्गन 18 3d10 4s2। और वहीं पे जिंक +2 की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से हैं वो रिमूव हो जाएंगे और जैसे ये रिमूव होंगे तो बनेगा आर्गन 18 एंड 3d10 होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल है that is completely filled। जो d ऑर्बिटल है that is completely filled और उसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल्ड है। ऑलरेडी फिल्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है दैट इज 0। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर अगर 0 है तो इसका मतलब ये कलरलेस है।
दूसरा वहीं पे दूसरा हमने देखा था कि हमारे पास कॉपर था, क्योंकि हमें कॉपर +2 के लिए देखना है तो कॉपर का देख लेते हैं पहले। आर्गन 18 Tg10 एंड 4s1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एक रिमूव होगा S से और एक रिमूव होगा D से, दैट विल बी आर्गन 18 एंड 3d9। आर्गन 18 एंड 3d9। 3d9 का मतलब ये है कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल है, हमारे पास जो d ऑर्बिटल है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 that consist one unpaired electron, यानी n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। अगर 1 है इसका मतलब दैट विल बी कलर्ड, और इसमें बोला है कि वाइब्रेंट ब्लू कलराइजेशन होगा, और वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप कैसे लिखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल एंड इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक, यानी आपको एक तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो देना है, और वो लॉजिक किस टर्म में होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनिक टर्म में होना चाहिए वो लॉजिक। Why do transition metals regularly trap small non-metal atoms to form non-stoichiometric interstitial compounds? सबसे पहले तो यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिए जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये सारे के सारे लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लैटिस फॉर्म का मतलब होता है, हो सकता है वो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो सकता है वो FCC यानी फेस क्लोज पैकिंग हो सकता है वो BCC, वो कैसे भी हो सकती है। अब जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो इनमें लाई करते हैं, और जब भी कोई मेटल होता है वो इस फॉर्म में आता है, इस लैटिस फॉर्म में आता है, तो उनके बीच में थोड़ी सी जगह बच जाती है। यानी मान लीजिए हम 4 एटम्स को ऐसे रखते हैं, 4 मेटल एटम को ऐसे रखते हैं। मेटल एटम नंबर 1, M2, M3 एंड M4। देखिए आप इस बात को ध्यान से देखिएगा कि ऐसा करने में हमारे पास जो जगह बचती है वो इन सभी मेटल्स के बीच में जगह बच रही है। ये जो जगह बच रही है, ये वाली जो जगह बच रही है, इसी को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी को अगर आपका पहला चैप्टर सॉल्यूशन की बजाय सॉलिड होता तो वहां पे हम इसको बोलते वॉइड, इसी को बोलते हैं वॉइड। और वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, और इंटरस्टिशियल का मतलब भी यही होता है, खाली जगह। अब इस खाली जगह के अंदर, अच्छा ये खाली जगह बहुत छोटी है, तो यहाँ पर वही एटम आ सकते हैं जो बहुत साइज में छोटे होते हैं। अब वो कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है हाइड्रोजन हो सकता है, वो बोरोन हो सकता है, वो कार्बन हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है। तो ये मेटल आएंगे, ये नॉन मेटल के जितने भी एटम्स होते हैं सारे के सारे इनमें आ सकते हैं। और इन्हीं के आने के बाद जो नया कंपाउंड बनेगा हमारे पास वही होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ऐड होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उन्हीं को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अच्छा, अब इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की खास बात क्या होती है, ये ज्यादा डेंस हैं। डेंस क्यों है, इनकी डेंसिटी हाई होती है, मोर डेंस होते हैं। उसका रीजन ये है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं तो पहले इनके बीच में स्पेस ज्यादा था, यानी वॉल्यूम जो ऑक्युपाई था वो कम था। अब जब वॉल्यूम ऑक्युपाई ज्यादा हो गया है तो हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी कोई
हाइड्रोजन बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद मास तो बढ़ रहा होगा, मास तो इंक्रीज होगा पूरे लैटिस का, एंड वॉल्यूम जो होगा, जो वॉल्यूम स्पेस होगा, जो खाली होगा, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा वो डिक्रीज होगा। और जब ये डिक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, और मास इंक्रीज होता है तब डेंसिटी होती है, क्योंकि क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहीं से ये मोर डेंस होगा। अच्छा, मोर डेंस होगा तो ज्यादा मोर रिजिड होगा, मोर रिजिड होगा, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बहुत, इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी, प्रॉपर्टीज विल बी रिफाइंड, विल बी मोर शार्प, will be more sharp and refined, और बहुत ज्यादा रिफाइंड होगी। अब नॉन स्टेशियोमेट्री का मतलब क्या है? नॉन स्टेशियोमेट्री का मतलब ये है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि नॉन स्टेशियोमेट्री का मतलब ये है कि जितने भी कंपाउंड हैं हमारे पास, जितने भी कंपाउंड बनेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेंगे, जितने भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनेंगे, उनके अंदर जो ये स्पेस है ना, ये चार एटम के बीच का स्पेस जो बनता है, ये वाला जो स्पेस बनता है, ये स्पेस जो है, इसके अंदर हाउ मेनी, लेट्स से हाइड्रोजन आ रहे तो मैंने हाउ मेनी हाइड्रोजन विल ऑक्युपाई दिस स्पेस, ये इस बात का आइडिया हमें नहीं होता। ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इस बात का आइडिया हमें नहीं होता है। और अगर हमें ये नहीं पता कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो भी एटम्स आए हैं वो किस रेशियो में है, उनका जो रेशियो है वो रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, और रेशियो फिक्स नहीं होगा तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि उनकी स्टोइचियोमेट्री उस कंपाउंड में कितनी है। मान लीजिए हाइड्रोजन की जो स्टोइचियोमेट्री है वो कंपाउंड में, हाइड्रोजन की जो स्टोइचियोमेट्री है वो कंपाउंड के अंदर कितनी है, वो हम नहीं बता सकते हैं, वो हम नहीं बता सकते हैं। कैन नॉट बी, कांट बी एक्सप्लेन्ड, जिसकी वजह से इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, आगे जो लिखा हुआ है देखिए, जो TIC है, FeTC है, TiH, X है, ये सारे के सारे जितने भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिनोइड सीरीज एलिमेंट डिस्प्ले ए नोटिसेबली वाइडर वैरायटी। सिंपल कहने का मतलब ये है, सवाल में पूछा है कि जब आप लेंथेनॉइड की बात करते हो तो आप ये बोल के छोड़ देते हो कि इसके अंदर जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +3। और जब आप बात करते हो एक्टिनोइड्स की, तो उसमें आप ये कहते हो कि वहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। लेट्स से आप कह देते हो यूरेनियम की, तो यूरेनियम +2 +3 ऐसे करके शो करता है बहुत सारी, लेकिन इनके अंदर भी +3 ही होती है, लेकिन इनमें वेरिएबल होता है। एक्टिनोइड्स के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 होने के साथ साथ। ऐसा क्यों है ये पूछा है। तो देखिए, जब आप लेंथेनॉइड की बात करते हैं, जब आप लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं, दिस इज फॉर लेंथेनॉइड्स, तो लेंथेनॉइड में जो इनर कोर ऑर्बिटल के बाद जो होता है वो होता है एंटी पेनिट्रेट शेल 4n, उसके बाद 5d, और उसके बाद 6s, ये हो। और जब आप बात करते हो एक्टिनोइड्स की, तो एक्टिनोइड्स के अंदर यही 5 है, होती है एंटी पेनिट्रेट शेल, पेनिट्रेट शेल 6d होती है, और आउटर मोस्ट शेल होती है 7s। अब समझिए इस बात को,
क्योंकि जब एक्टिनॉइड की बात करते हैं, क्योंकि जब एक्टिनॉइड की बात करते हैं तो वहां पर जो ये गैप होता है, ये जो गैप होता है, ये जो एनर्जी गैप, मैं इनको बोल रहा हूँ डेल्टा ई, दिस इज योर डेल्टा E1 एंड दैट इज योर डेल्टा E2। तो डेल्टा E1 एंड डेल्टा E2 जो बहुत वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिकम्स इजी, और इजी होने की वजह से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वेरी, और जैसे ये वेरी करेंगे तो हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट विल आल्सो वेरी, और वो फिर वेरी करेंगे। लेकिन वहीं पे जब आप बात करते हो, वहीं पे आप जब बात करते हो इन वाले एनर्जी गैप्स की, डेल्टा E1 डैश एंड दैट इज योर डेल्टा E2 डैश, तो ये वाली जो 4f ऑर्बिटल होती है ये बहुत अंदर तक होती है, यानी आप इसके लिए टर्म यूज हो सकते हो बरीड, वेरी डीप, वो बहुत अंदर तक होती है, डीप, this orbital is deep inside the atom होती है, deep inside the atom, जिसकी वजह से जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप जो होता है वो कंसिडरेबल हो जाता है, यानी हमें उसको मानना पड़ेगा कि वो ज्यादा है, कंसिडरेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिकम्स डिफिकल्ट, और जैसे ही डिफिकल्ट होगा तो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होना चाहिए विल नॉट ऑब्जर्व, और यहीं पे इसलिए हम कहते हैं क्योंकि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और D के अंदर या तो 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा या 0 रहेगा, या फिर 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 0 रहेगा फिर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और प्लस में इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन के बाद हमारे पास स्टेबल 4f में 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, क्योंकि लेंथेनॉइड के अंदर +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोर स्टेबल होती है, इसी वजह से ये इसका ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड की बजाय +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करना ज्यादा फेवरेबल होता है, और इसी वजह से ये ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टर्म में भी हम इनको टर्म में डिफाइन करते हैं, केवल और केवल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के बेसिस पर। आई होप आप समझ गए हैं। एक सवाल यहाँ से अल्टरनेट और आता है, वो आपके लिए मैं होमवर्क ले देता हूँ। दैट क्वेश्चन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, या फिर ऑर्डर ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा वो बताना है आपको, कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, आपको ये बताना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप यहाँ से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does potassium dichromate K2Cr2O7 function as highly potent oxidizing agent? देखिए इन एसिडिक वीडियो,
अगर आप ये समझना चाहते हैं, ये हमारे पास दो होते हैं, वन इज K2Cr2O7 एंड वन इज KMnO4। हम दोनों को ही देख लेते हैं। देखो, जब आप K2Cr2O7 की बात करते हैं तो वहां पर जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम होती है, वो इस तरीके से होती है कि 2 प्लस में 2x प्लस 7 इंटू माइनस 2 इजगल टू हमारे इजगल टू 0, इजगल टू 0। यहाँ पे x विल बी प्लस 7 रहेगा। क्यों? क्योंकि 7 गुणा 2 14 है और 14 में से 2 माइनस 14 में से 2 गए। में से 2 गए 12 और x इज टू प्लस 7 बनेगा, x विल बी प्लस 7 बनेगा, x विल बी प्लस 6 बनेगा, x विल बी प्लस 6। यानी हमारे पास क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 6, और प्लस 6 का मतलब ये है, प्लस 6 का मतलब ये है कि क्रोमियम आर्गन 18 होता है, 3d5 और s1 होता है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर देते हैं, -3 इलेक्ट्रॉन अगर हम कर देते हैं, तो नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 18 सॉरी प्लस 6 है, तो हमें प्लस 6 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, दैट विल बी आर्गन 18, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तो ये गए और छठा ये गया, आर्गन 18, जो कि अपने आप में एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। उसका रीजन ये है कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा मेटल नहीं होता है जो अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को लेना चाहेगा, क्योंकि देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को एनर्जी एटम को देनी पड़ती है। तो जब भी आप एक एटम को निकालने एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देंगे तो वो और ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। ऐसे करके आप 6 इलेक्ट्रॉन को बारी बारी निकालेंगे तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा कि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, और उसकी एनर्जी, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी विल बी वेरी हाई होती है। और ऐसा वो कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल एटम चाहता नहीं है ऐसा करना, इसलिए ये अपने आप को स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाना चाहता है। और अपने को सबको पता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये चला जाएगा क्रोमियम प्लस 3 में। और क्रोमियम प्लस 3 का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो हमारी नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, दैट विल बी आर्गन 18 एंड 3 एंड यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे तो 5 में से 2 गए 3, यानी 3d3 सॉरी यानी 3d3 का मतलब ये होता है कि जब भी T2Z हम स्प्लिटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास 2 सेट आएंगे, T2Z एंड EZ। तो T2Z3 में भरेंगे तो 1 2 एंड 3, यानी T2Z3 और EZ0। तो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट विल बी T2Z3 एंड EZ0, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें यहाँ पे मिलता है हाफ स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और +3 ज्यादा हो जाता है स्टेबल, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंपल सा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि +6 इज लेस स्टेबल देन +3, जिसकी वजह से इसका जो टेंडेंसी टू रिड्यूस इज हाई। और अगर किसी भी
मेटल के लिए ऐसा करना पॉसिबल या फेवरेबल होता है, उसी को हम कहते हैं वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था 2022 हमारे 5-5 साल की सीरीज का ये लास्ट डी ब्लॉक का लास्ट सीरीज था, लास्ट ईयर था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम क्योंकि डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन एक साथ जुड़े हुए हैं तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी आवर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हम 2022 या फिर जैसे भी डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे भी स्टार्ट करना होगा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।